हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि आप किस प्रकार एक इंस्टेंस को सेटअप करेंगे और उसमें किस प्रकार nginx को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और nginx सर्वर में क्या डिफरेंस है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले यहाँ पर हम लोग nginx को सेटअप करना देखेंगे, nginx को इंस्टॉल करना देखेंगे। nginx को इंस्टॉल करने से पहले हम लोग इंस्टेंस को भी सेटअप करना देखेंगे। ये हमें क्यों नीड है, जैसे कि अगर आपको बताऊं, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को आपको दुनिया को दिखाना होता है, अलग अलग लोकेशन पे वो वेबसाइट एक्सेस की जा सके। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की और एक सर्वर की, जिसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा आसानी से। तो चलिए फिर देखते हैं और शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर गूगल क्लाउड का यूज कर रहा हूँ इंस्टेंस को बनाने के लिए। कई सारे मार्केट में क्लाउड सिस्टम जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, डिजिटल और भी बहुत सारे हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। बट मैं अभी प्रेजेंट में गूगल क्लाउड को बताऊंगा और फिर आने वाले समय में मैं AWS और डिजिटल ओशन पे भी मैं आपको वहां पर सेटअप करना बताऊंगा। अगर आप एक लेक्चर को काफ़ी अच्छी तरीके से देख लेते हैं या फिर एक गूगल क्लाउड पे काम कर लेते हैं तो दूसरे और बाकी जो भी होंगे उनमें सारा प्रोसेस सेम ही रहता है, सारी कमांड्स जो है वो सारी के सारी सेम ही रहती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पर मेरा गूगल क्लाउड पहले से ओपन करके मैंने रखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर जो अपना गूगल क्लाउड का अकाउंट यूज कर रहा हूँ वो मेरा फ्री अकाउंट है। गूगल ने मुझे $300 का मुझे फ्री क्रेडिट दिया हुआ है, जिसका मैं यूज करके 3 महीने तक मैं उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो आप भी अपना एक गूगल पे फ्री अकाउंट बना लीजिए, तो उसमें भी आपको भी $300 आपको आसानी से मिल जाएंगे। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो ये आपका एक होम पेज खोल के आ जाएगा। होम पेज खोल के आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सर्च करना है, कंप्यूट इंजन। अगर आपको यहाँ पर अगर इस पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऊपर साइड यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर आप सिंपल सा डाल दीजिएगा कंप्यूट इंजन, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पॉपुलर सर्चेस में पहले से यहाँ पर लिख के आ रहा है कंप्यूट इंजन, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर नीचे जो ऑप्शन दिया गया था मैं उस पर क्लिक करके विजिट कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरी एक नई स्क्रीन यहाँ पर ओपन होके आ गई। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने पहले से ही 2 इंस्टेंस को बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको तीसरा इंस्टेंस बनाता हूँ कि कैसे बनेगा। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा अगर आपको बताऊं तो इंस्टेंस मतलब समझ लीजिए एक पीसी, एक कंप्यूटर जो कि किसी लोकेशन पे किसी दूसरे देश में रखा होगा। एक इंस्टेंस में कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे कि जब आप पीसी लेने जाते हैं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप बताते हैं दुकानदार को, जैसे कि हमें 8 GB रैम चाहिए, i3 प्रोसेसर चाहिए, HDD चाहिए कि SSD चाहिए। तो इसी प्रकार जब भी आप एक इंस्टेंस बनाएंगे तो इंस्टेंस का मतलब है कि आप एक पीसी को सेटअप कर रहे हैं और पीसी के अंदर ही हम लोग सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, सर्वर को सेटअप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने एक पीसी को सेटअप करते हैं या फिर आप कह लीजिए एक इंस्टेंस को सेटअप करते हैं। तो इसके लिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट इंस्टेंस, इस पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी दी गई है, तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं और फिल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले पूछा गया है इंस्टेंस का नाम, तो मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस का नाम डाल दे रहा हूँ। मैंने डाल दिया डेमो 1। एक बात याद रखिएगा, इंस्टेंस के नेम में स्पेस अलाउड नहीं है, तो आप इस प्रकार का नाम डालिए जिसमें हाइपन पड़ा हो। तो मैंने डेमो 1 डाल दिया। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो पीसी है उसको आप कौन से कंट्री में रखना चाहते हैं या फिर कौन से रीजन में रखना चाहते हैं। तो मैं अपने इस पीसी को एशिया रीजन में रखना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर कई सारे यूरोप पे दिया गया, स्क्रॉल करेंगे तो आपको एशिया भी मिल जाएगा। जैसे देखेंगे आप एशिया पैसिफिक में यहाँ पर मुंबई का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मुंबई और दिल्ली। तो मतलब क्या है कि जो मेरा पीसी है या फिर मेरा जो भी सेटअप है, जो इंस्टेंस है, वो मुंबई रीजन में सेट हो जाएगा अपने आप। तो मैंने मुंबई रीजन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करते चलेंगे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट होते जा रही होगी। इसके बाद हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है।
यहाँ पर देखिए सीरीज अलग अलग दी गई हैं, जैसे E2 सीरीज है, C3 सीरीज है। ये सारे सीरीज अलग है, सबके कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। वेबसाइट पे जिस प्रकार ट्रैफिक आता है उसी प्रकार हम लोग अपनी सीरीज को सेटअप करते हुए चलते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज है वो है हमारी E2 सीरीज, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो उसके पास सबसे पहले कम ट्रैफिक होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो इंक्रीज होते हुए चलता है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे E2 सीरीज को। तो मैंने E2 को पहले से सिलेक्ट करके यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर मशीन का टाइप दिया गया कि आप कौन से मशीन को कैसे यूज करना चाहते हैं, मतलब कि आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया पीसी का। जैसे कि यहाँ पर E2 मीडियम दिया गया हुआ, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे E2 माइक्रो भी है, E2 स्मॉल भी है, E2 मीडियम भी है। इसमें डिफरेंस क्या, अगर आप देखेंगे E2 माइक्रो के नीचे जस्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। क्या बता रहा है कि 0.25 से 2 वी CPU, मतलब कि 0.25 से 2 सीपीयू का मतलब क्या है कि डुअल कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब सिंगल कोर यहाँ पर प्रोसेसर मिलेगा। सबसे कम जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो है 0.25 और मैक्सिमम जो आ सकती है वो 2 तक जा सकती है। सिंगल कोर प्रोसेसर है, यहाँ पर नीचे वाले में भी सिंगल कोर प्रोसेसर है, थर्ड वाले में भी सिंगल कोर प्रोसेसर आपको मिलेगा। जो मेमोरी मिल रही है आपको, रैम मिली है 1 GB, 2 GB और 4 GB की रैम मिल रही है। अगर आपको ये लगता है कि 2 GB में आपका काम हो जाएगा तो आप 2 GB वाले को सेट कर सकते हैं। जैसे आप सेट करेंगे तो आप देखेंगे राइट साइड आपके जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सी यहाँ पर जस्ट $15 हो गया है, जो कि पहले कितना था, $30 था। तो मैं, मेरे पास अभी फ्री अकाउंट है तो मैं अभी E2 मीडियम को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी पॉलिसीज दी गई, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। डिस्प्ले डिवाइसेस दिया गया, इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। कॉन्फिडेंशियल वीएम सर्विस, इसको ऐसे कर छोड़ देते हैं हम लोग। कंटेनर का ऑप्शन दिया गया, अभी हमारे पास कोई कंटेनर नहीं, इसको भी हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। फिर नीचे आया बूट डिस्क। बूट डिस्क मतलब क्या है कि आपका जो पीसी है उसमें आप किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं। जैसे कि जब पीसी लेने जाते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपको विंडो चाहिए, लाइनक्स चाहिए या उबुंटू का डालना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या काली ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं। तो उसका मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपको सेटअप करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, DBM का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं चेंज बटन पे क्लिक करता हूँ तो सी यहाँ पर एक अलग से एक मॉडल ओपन होके आ गया। अब मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेट करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपको विंडो भी चाहिए तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो विंडो सर्वर भी आपको मिल जाएगा। बट मैं विंडो प्रेफर नहीं करता हूँ, ज़्यादातर मोस्टली जो अगर डेवलपर्स होते हैं, जो डेवऑप्स के इंजीनियर होते हैं, वो उबुंटू सर्वर का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर उबुंटू सर्वर का भी यूज करूंगा। तो मैंने उबुंटू को सेट कर दिया। उबुंटू सेट करने के बाद यहाँ पर आपसे वर्जन पूछा जा रहा है। जैसे कि आप विंडो अगर यूज करते हैं तो विंडो में आपसे पूछा आता है कि विंडो कौन सा वर्जन है, विंडो 10 है, विंडो 11 है कि विंडो 7 है। इसी प्रकार उबुंटू में भी आपसे वर्जन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है उबुंटू का चल रहा है वो 23 यहाँ पर आ गया है। 23 से लिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको 18 में मिल जाएगा, 20 में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो यूज करने वाला हूँ वो 20.04 LTS का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर भी है और काफ़ी स्टेबल वर्जन है ये हमारा। अगर आप 22 वर्जन को यूज करते हैं या 23 वर्जन को यूज करते हैं तो मोंगो डीबी अगर आप डाटाबेस यूज कर रहे हैं तो आप 22 और 23 में आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। वो हमारा, अगर आप मोंगो डीबी का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस कारण अगर आप मोंगो डीबी को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इसके लिए आपको 20.04 का यूज करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा स्टेबल वर्जन जो होते हैं उन्हीं को यूज करते हुए चलिए। तो 20.04 का मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे उसके और भी कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, x64 86, मतलब क्या है कि प्रोसेसर जो है उसका टाइप दिया गया कि 64 बिट का है या फिर 86 टाइप का है। इसी प्रकार प्रोसेसर हमारा राइजन के जो प्रोसेसर आते हैं उनमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ARM वाला, इंटेल का यूज करना चाहते हैं तो 64 बिट और 86 बिट का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इंटेल वाला प्रोसेसर जो है मैं उसका यूज करूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क कौन सी चाहिए, तो हमेशा आप याद रखिए कि SSD जो होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप SSD को यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं SSD ऑप्शन को सेट कर ले रहा हूँ। कितना मेमोरी साइज चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पर 10 GB हमारा काम हो जाता है, बट मैं मोस्टली 30 GB का मैं प्रेफर करके चलता हूँ मैक्सिमम, तो हमारा काम आसानी से होता रहता है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो अगेन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम क्या मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ये सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी है। तो सी यहाँ पर $35 यहाँ पर आ गया है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी प्रकार आपका कॉस्ट भी बनेगा, मतलब कि पर मंथ आपको $35 पे करने पड़ेंगे।
फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर दिया गया अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस, अलाउ फुल एक्सेस, ऑल क्लाउड एपीआई सेट। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सेट कर ले रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी एपीआई में चेंज करता हूँ या फिर गूगल क्लाउड के अकाउंट में कोई भी चेंज करता हूँ तो वो इस इंस्टेंस पे भी अप्लाई हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं HTTP और HTTPS दोनों पोर्ट चालू कर देता हूँ। बस इतना ऑप्शन करने के बाद, इतनी सेटिंग करने के बाद आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस आप सिंपल से नीचे क्रिएट नाम के बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका इंस्टेंस बन के तैयार हो जाएगा कुछ ही समय में। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने क्रिएट नाम के बटन पर क्लिक कर दिया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेमो 1 नाम पे एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये कुछ टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेट 4 to 5 मिनट्स के अंदर ये जो पूरा इंस्टेंस है वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने मुंबई रीजन चुना था, वहां पर मेरा एक पीसी जो है वो सेटअप हो रहा है, जिसकी मुझे कॉस्ट जो है वो $35 पर मंथ मुझे पे करनी पड़ेगी। जिसकी जो रैम है वो हमारे कितनी 2 GB की आई थिंक रैम थी हमारे पास, और सिंगल कोर प्रोसेसर था। 30 GB का मैंने मेमोरी स्टोरेज वहाँ पर प्रेफर किया था, लिया हुआ था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इंस्टेंस जो है हमारा डेमो 1 वो हमारा पूरे सेटअप हो चुका है। अब अगर आपको क्या करना है, अब आपको इस सेटअप के अंदर जाना है। जैसा कि अगर आप जो पीसी लेते हैं, जो सेटअप आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो उसमें उबुंटू पड़ा होता है, आपको पूरा अच्छा खासा दिख रहा होता है, उसका पूरा यूआई होता है दिख रहा होता है। तो यहाँ पर भी आप वो यूआई देख सकते हैं, बट मोस्टली वो तरीका हम लोग प्रेफर नहीं करते। ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं काम कमांड से करने की, क्योंकि अगर हम मैनुअली अगर आप किसी चीज़ को करेंगे जाके तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मोस्टली जो ज़्यादातर डेवलपर होते हैं वो कमांड का यूज करते हैं और वो जल्दी जल्दी प्रोसेस काम होता रहता है। अब आपको क्या करना है, इस जो आपने इंस्टेंस बनाया हुआ है या फिर जो आपने पीसी बनाया है, जो सेटअप किया हुआ है, उसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्ट कॉलम के नीचे SSH का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो एक नया पॉपअप ओपन होके आ जाएगा जहाँ पर आपको कुछ क्रेडेंशियल्स आपको पास करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये खुद ही ऑटोमेटिक क्रेडेंशियल्स ले लेता है और आपको उस सिस्टम के अंदर, उस इंस्टेंस के अंदर लॉगिन करा देगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफरिंग SSH की टू वर्चुअल मशीन, मतलब क्या है, जो आपके एक जो पीसी सेटअप किया उसके पास एक यूनिक की होती है, या तो वो आपको डालनी पड़ती है, लेकिन आप डायरेक्टली गूगल के अकाउंट से कर रहे होते हैं कनेक्ट, तो वो ऑटोमेटिक वो उसको पास कर देता है और लॉगिन करने में मदद कर देता है। यहाँ पर मैं ऑथराइज बटन पर क्लिक करके इसको अलाउ कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक यूजर का नाम लिख के आ गया, फिर उसके आगे हमारा जो इंस्टेंस था उसका नाम यहाँ पर लिख के आ गया, और मैं अब अपने पीसी के अंदर एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है कि आप जो इंस्टेंस पे यूज कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस क्या है, मतलब कि किस एड्रेस से आप लॉगिन करे हुए हैं, मतलब एवरीथिंग ये स्टोर करके रखता है। जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि लास्ट लॉगिन किस टाइम पे हुआ था, कौन सा आईपी एड्रेस था, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिलहाल अभी हमें इसको नहीं देखना है, अभी हमें क्या करना है, अपने एनजीनिक्स को इंस्टॉल करना है, एनजीनिक्स को सेटअप करना है और चेक करना है कि एनजीनिक्स हमारा सेटअप हो गया है कि नहीं हुआ है। तो मैं Ctrl L दबा के पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पूरी स्क्रीन को। और सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप कर रहे हैं तो उसको पहले अपडेट करना पड़ता है हमें। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले अपडेट कर लेता हूँ। इसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी sudo apt-get और फिर अपडेट। तो आपको ये कमांड लिखनी है, इससे क्या होगा कि जो आपके सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू, वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम में ये पूरी तरीके से वो अपडेट होके आ जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई पीसी लेने जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए विंडो का पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ फीचर्स समय समय पे क्या होता है, अपडेट होते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो आपको वहाँ पर अपडेट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर लिया। एक कमांड और चलानी, sudo apt-get अपग्रेड। ये क्या करेगा, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर पड़े अगर हैं तो आप उसको भी ये अपडेट करके हमें दे देगा। तो इसको अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपग्रेड भी हो गया। इतना करने के बाद हमारा जो पीसी है या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, हमें एनजीनिक्स सर्वर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी एनजीनिक्स सर्वर के माध्यम से, इसी का यूज करके हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइव कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनजीनिक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो sudo apt इंस्टॉल एनजीनिक्स। अगर आपको कभी भी एनजीनिक्स इंस्टॉल करना है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर
अगर इंस्टॉल करना हो उबंटू में तो आपको ये कमांड लिखनी ही पड़ेगी, apt के आगे इंस्टॉल लिखना पड़ेगा, और जो भी पैकेज है, जो लाइब्रेरी या फिर जो भी टूल आपको डालना है तो उस टूल का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपकी मेमोरी कितना यूज होगा, बाकी जो भी चीज़ें वो सब यहाँ पर दी गई है। तो मैं वाइट प्रेस करके एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। तो सी यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा और जी जल्दी से हमारा इंस्टॉल होके आ जाएगा। याद रखिएगा, जैसे आपके पीसी में कॉन्फ़िगरेशन होगी उसी प्रकार ये इंस्टॉल होगा। लाइक कि अगर आप विंडो एक्सपी यूज करते हैं और अभी आप विंडो 11 यूज करते हैं तो दोनों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने की स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग अलग होगा। तो मेरा भी यहाँ पर काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया, क्योंकि मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिया वो काफ़ी अच्छा सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारा इंजीनियरिंग इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सर्वर हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो सर्वर है वो सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने गूगल क्लाउड के अकाउंट पर आना और जो आपका आईपी एड्रेस है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी ओपन होकर नहीं आया है। क्यों नहीं ओपन आया है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस यूआरएल पे जाएंगे और आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने राइट एरो को प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर HTTPS पोर्ट जो है वो एक्टिवेट है ऑटोमेटिक। तो HTTPS एक सिक्योर पोर्ट होता है, इसको हमें सेटअप करना पड़ता है, हमें इसको बताना पड़ता है कि हमने HTTPS पोर्ट को यूज किया हुआ है, बट अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है HTTP। तो मैं यहाँ से अगर मैं S को हटा दूँ और HTTP पोर्ट को यूज करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो सेटअप हो चुका है और यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट लाइव होके आ गई, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू एनजिनिक्स। सिंपल सा। अगर आप चाहते हैं इस फाइल को चेंज करना तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं ये बताऊंगा आपको कि आप कैसे फ्रंट एंड का कोड डिप्लॉय करेंगे, बैक एंड का कोड कैसे डिप्लॉय करेंगे, डाटाबेस को कैसे मेंटेन करेंगे। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। तो चलिए मैं आपको पहले ये पेज सिंपल सा एक एडिट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर काम करेंगे। इसके लिए जो ये हमारी वेबसाइट ओपन होके आई है, जो ये पेज ओपन हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ये पेज कहीं पर पड़ा होगा, किसी फोल्डर के अंदर होगा, तभी तो ये ओपन हो रहा है। तो ये पता करने के लिए एनजीनियर्स का एक पाथ होता है जहाँ पर ये सेटअप होके आता है। तो मैं आपको पाथ आपको दिखाते रहा हूँ। इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा CD, फिर इसके आगे हमें देना पाथ जहाँ पर हमारा जो फाइल है, रूट फाइल, वो पड़ी हुई है। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा /war/www/html। ये फोल्डर जो है इसी फोल्डर के अंदर हमारा जो फाइल है वो पड़ी हुई है, इंडेक्स फाइल। इसके अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ। फाइल चेक करने के लिए आपको कमांड डालनी पड़ेगी ls कमांड। तो सी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है index.nginx-dbn.html नाम की जो फाइल हमारी पड़ी है, जिसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है और यही कोड के थ्रू यहाँ पर ये पेज ओपन होके आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पेज को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं करता हूँ sudo rm-rf और इस फाइल का नाम लिख देता हूँ। तो सी मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। आप देख रहे होंगे कि बड़ी जल्दी से मैंने नाम लिख दिया। असल में मैंने जल्दी से नाम लिखा नहीं, मैंने केवल आई प्रेस किया था। फाइल का नाम स्टार्ट हो रहा आई से, तो मैंने आई प्रेस किया। आई प्रेस करने के बाद मैंने टैब नाम के बटन को प्रेस कर दिया था, तो उसने ऑटोमेटिकली पूरा नाम उसने लिख के दे दिया। इसका प्रेस करते हैं एंटर, तो आप देखेंगे ये फाइल हमारी डिलीट होके आ गई। ls करके हम लोग ने फाइल की लिस्ट चेक करी तो कोई भी फाइल अब हमारे पास नहीं पड़ी है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल को बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए हमने लिखा sudo touch और index.html नाम की फाइल हम लोग फिर से बनाते हैं। तो एक चीज और, अगर आपको दिखाऊं, मैं एक काम करता हूं, मैं अगेन फिर से मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं एक बार। सी अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। अगर आप विजिट करेंगे इस वेबसाइट पे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी ओपन होके नहीं आएगा। रिफ्रेश करते हैं, सी यहाँ पर 403 फॉर्मेट, मतलब क्या इसको अब क्या इंडेक्स की फाइल मिली ही नहीं मिली। तो अभी काम करते हैं, हम लोग इंडेक्स की फाइल को बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं, मैंने बनाया था लेकिन मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो मैं अगेन फाइल बना लेता हूँ sudo touch index.js। अगर आपको कोई फाइल बनानी हो तो टच आप लिखेंगे और उसके अंदर फाइल का नाम लिखेंगे तो आप आसानी से फाइल बना लेंगे। .js एक्सटेंशन नहीं, हम लोग HTML एक्सटेंशन का यूज करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, एक index.html नाम की मैंने फाइल यहाँ पर बना ली। जैसे कि आप देख रहे हैं ls लिखने के बाद हमें यहाँ दिख रहा है index.html फाइल बन गई। अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 403 फॉर्मेटर नहीं आएगा, एक ब्लैंक पेज बन के आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सी यहाँ पर ब्लैंक पेज, मतलब कि index.html फाइल जो है वो यहाँ पर लोड होके आ गई है, लेकिन उस फाइल के अंदर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है।
तो मैं यहाँ से पर जल्दी से उसको लिख देता हूँ। इसके लिए मैं यूज करता हूँ sudo, मैं लिखता हूँ sudo vi index.html। मतलब क्या, जिस फाइल को आपको रीड करना है उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है vi का, और फिर मैं एंटर मार देता हूँ। याद देखिए, अलग अलग डेवलपर अलग अलग तरीके से फाइल को एडिट करना, फाइल को क्रिएट करना अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। तो आपको जो सुटेबल कमांड लगे वो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक कमांड नहीं है कि एक फाइल को अगर क्रिएट करना है तो आप एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर एडिट करना है तो आप एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं। एडिट करने के लिए कोई नैनो कमांड का यूज करता है, मैं मोस्टली वी कमांड का यूज करता हूँ। सिंपल सा मुझे इसको एडिट करना है तो मैं आई प्रेस करूंगा। आई प्रेस करते ही मैं इंसर्ट मोड पे आ गया, जैसा कि आप बॉटम पे देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट लेके आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने एक लाइन का जो कोड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सेव करने के लिए एस्केप की दबाइए। एस्केप की दबाने के बाद आपको कॉलम दबाना है, फिर W&Q लिखना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर WQ लिख के आ गया है। W मतलब राइट एंड Q मतलब क्यूट्स, ये हमारा शॉर्टकट है। इसके बाद प्रेस कर दीजिए एंटर। तो अब क्या हुआ, हमारी जो फाइल है वो अपडेट हो गई index.html की फाइल। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं vi index.html। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन का कोड यहाँ पर लिख के आ गया। तो मैं अपनी कमांड्स अपने एडिटर से बाहर आ जाता हूँ और मैं अगेन मैं चेक करता हूँ कि हमारी फाइल में कोई चेंजमेंट आया होगा। तो यहाँ पर से मैं इस आईपी एड्रेस को रिप्लेस करता हूँ, से यहाँ पर लिख के आ गया कोड एंड टैग। तो आप इस प्रकार गाइस अपने nginx सर्वर को सेटअप कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड कोड को कैसे आप डिप्लॉय करेंगे nginx के अंदर, और भी जो भी nginx की कमांडें हैं वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करता चलूंगा। होपफुली आपको यहाँ पर nginx सेटअप करना आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है या फिर किसी प्रकार का कोई अगर इशू है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा, या फिर 1-to-1 में भी मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कुछ और भी नई चीज़ है।